भारतीय खेल प्राधिकरण साई, ये जो आपका जो मॉडल पेपर है ये आपको NS/NIS के एडमिशन में काम में आएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन हैं। कुश्ती में नेगेटिव रेसलिंग का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा आक्रामक थ्रो। वरिष्ठ कुश्ती बाउट की कुल अवधि कितनी होती है? 6 मिनट की कुश्ती होती है और 30 सेकंड का रेस्ट होता है। जो 3 मिनट में 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। तीसरा प्रश्न है जो कुश्ती में खतरनाक स्थिति नहीं है, ब्रिज स्थिति, पोट्री, कंधों पर लुढ़कना, तटस्थ खड़े रहना, तो इसका सही आंसर है तटस्थ खड़े रहना। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व कुश्ती रैंकिंग में शामिल नहीं है, ओलंपिक खेल, वरिष्ठ विश्व चैंपियनशिप, वरिष्ठ महाद्वीपीय खेल और राष्ट्रीय खेल, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय खेल। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कुश्ती मैट पर केंद्रीय वृत्त का व्यास, जो कुश्ती के जो मैट के जो केंद्र का व्यास होता है वो 1.0 मीटर का होता है। ओके, और फिर देखते हैं 6 नंबर का। रेफरी और जज के बीच समन्वय कौन करता है? रेफरी और जज के बीच समन्वय मैट चेयरमैन करता है। अब जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बहुमत का सिद्धांत कुश्ती में कब लागू होता है? यह सिस्टम जब लागू होता है जब रेफरी और जज असहमत हो, तब मैच चेयरमैन के हस्तक्षेप में होता है। जैसे कि कोई खिलाड़ी है, उसके बराबर के स्कोर हैं या फिर स्कोरिंग में कोई मिस्टेक हो गई चेक करने के लिए, तो उसके पास जिस कुश्ती में 3 वे होते हैं, संभालने वाले, रेफरी, जज और कोच। इन तीनों में से किसी दो का एक समान अंक मिलता है तो मैच चेयरमैन उसी को फाइनल कर दिया जाता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी भी कहा जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। योगेश्वर दत्त ने बीजिंग 2008 ओलंपिक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? उसने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था, लेकिन बाद में उसको कांस्य पदक दिया गया, क्योंकि वो जो खिलाड़ी था जिसने कांस्य पदक जीता था वो डोप में आ गया था। इसके कारण योगेश्वर दत्त पहलवान का चतुर्थ स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया, ताकि उसको फिर कांस्य पदक मिला। अब देखते हैं 9 का आंसर। डबल अंडर हुक किस प्रकार की पकड़ है? दोनों हाथ प्रतिद्वंदी के बाहों से नीचे, इसका सही आंसर है। कुश्ती में प्रत्येक ओलंपिक भार वर्ग में एक देश से ओलंपिक कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? मतलब एक ही देश का कोई खिलाड़ी एक वजन में एक ही खिलाड़ी दे सकता है, इसका सही आंसर ये होगा। बार आर्म तकनीक किस अंग पर लागू होती है? बाँह पर। बार आर्म तकनीक बाँह पर लागू होती है। कुश्ती मैट की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। जो कुश्ती के मैट के जो गद्दे होते हैं ना, उनकी 4 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। अब देखते हैं 13 नंबर। पेरिस 2024 में 57 kg महिला फ्री स्टाइल स्वर्ण मेडल गोल्ड मेडल किसने जीता था? इसका सही आंसर ये है यूसुकेलिस गुज़मान लोपेज। 14 नंबर का क्वेश्चन है। मिज़ाइन लोपेज किस देश के प्रसिद्ध पहलवान है? एक क्यूबा के पहलवान है। मिज़ाइन लोपेज जो है ओलंपिक में 5 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वो एक ग्रीको रोमन कुश्ती के पहलवान हैं और क्यूबा देश के पहलवान हैं। अब देखते हैं 15 नंबर। एंकल पिक किस प्रकार का दाव है? एंकल पिक सिंगल लेग टेक डाउन का प्रकार है। कुश्ती में चोट का समय समाप्ति कितनी बार मिलती है? 1 बार मिलती है। सप्लेक्स दाव में यदि प्रतिद्वंदी खतरनाक स्थिति में गिरे तो कितने अंक मिलते हैं? सुप्लेक्स में इसका अंतर ये जो 3 है ये इसका गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 होगा सुप्लेक्स में, क्योंकि वो हाई एम्पलीट्यूड थ्रो होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? कुश्ती के अलावा कौन थी?
कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कुश्ती में सुप्रीमेसी ग्रीकों में कितने अंक से होती है? मतलब टेक्निकल स्पोर्ट कितने अंक पर होती है? 0.8 के स्कोर से। ओके। गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 2010 में। ओके। हाल नेशनल दाव किस हिस्से पर लगाया जाता है? गर्दन और कंधे पर लगाया जाता है। 22 नंबर का देखते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार ग्रीको रोमन कुश्ती कब शामिल की गई? 1896 में। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेला गया था जिसमें केवल ग्रीको रोमन कुश्ती ही शामिल थी। रेसलिंग इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स, यह कथन किस आधार पर कहा गया? मिस्र की गुफा चित्रकारी के आधार पर कहा गया। 24 के देखते हैं। कुश्ती स्पर्धा में वजन जांच कब होता है? वजन जांच जब होता है जब कुश्ती के एक दिन पहले वजन की जांच हो जाती है। तो इसका आंसर ये होगा प्रतियोगिता से एक दिन पहले। ओके। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। भारतीय पहलवान बबीता फोगाट किस भार वर्ग में प्रसिद्ध है? उनका एक वजन है 55 kg। 55 kg में वो खेलती हैं तो इसके वो प्रसिद्ध है। ये जो खंड आ गया इसमें सामान्य जीके का पूछा जाता है जो 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि का नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम जो है वो अभी ध्यानचंद राष्ट्रीय कल्याण निधि कर दिया गया है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, NYKS, NYC, YH और NYLP को किस नई योजना के अंतर्गत मिला गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो RYUK से। 3 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। रूस को पेरिस 2024 ओलंपिक में किस नाम से भाग लेने दिया गया? तो इसका सही आंसर है इंडिविजुअल नेचर एथलीट के नाम से। ओके। 4 नंबर का क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के 2 विभागों में बांटा गया। कब बांटा गया? 2014 में बांटा गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोचों को दिया जाता है और ये 1985 में शुरू हुआ था। और 6 नंबर का क्या है, भारत की कौन सी पहलवान फ्री स्टाइल में ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी थी? इसका थोड़ा वो सेंटेंस थोड़ा गलत है, मतलब युवा खिलाड़ी कौन है? तो अमन शेरावत है। उन्होंने ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में 2024 में ब्रोंज मेडल प्राप्त किया गया था। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो किस से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा कप? तो डूरंड कप है वो हॉकी से संबंधित नहीं है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन से इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप सभी को पता ही होगा, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था वो भाला फेंक में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा इम्फाल में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इम्फाल में। ठीक है। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा बैडमिंटन। ठीक है। इसके 10 ही क्वेश्चन आएंगे सब करंट जीके के। अब देखते हैं भाग तीसरा। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप ऐसे ही देख लो एक बार ऊपर से, आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से टॉपिक आते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ये अभी खंड 4 में जीके नाम ले रहा हूँ, इंग्लिश की क्वेश्चन है, तो आप देख लो इसमें क्या क्या पूछते हैं। ये आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं, कभी कभी मीनिंग भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी करेक्ट मीनिंग क्या होगी। और फिर लास्ट में आता है बेसिक कंप्यूटर ज्ञान।
ये 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 ही नंबर कहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट से सभी टेक्स्ट सेलेक्ट किया जाता है? तो कंट्रोल A दबाते ही सभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल+8। ओके। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग होता है। फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवेल का मुख्य कार्य है नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित करना। ओके। 4 नंबर का देखते हैं। 1 GB में कितना MB होता है? तो 1 GB के अंदर 1024 MB होता है। ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिप मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा, CPU और RAM के बीच डेटा तेजी से पहुंचाना। तो दोस्तों, ये है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके NS-NIS में इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको काम आ सकते हैं 2024 में। 24 नाम लेना, सॉरी 2026 में। कभी कभी पता नहीं दिमाग को क्या हो जाता है। इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा के दे दूँगा। ओके गाइज, मिलते हैं फिर कभी।